हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। और प्रीवियस लेक्चर में आपका आईपीएससी कंप्लीट हो चुका है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपका कंप्लीट हो गया है। आज हम बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपके पेपर में पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है। सेकेंड, ज्योमेट्री पूछा जा सकता है। और थर्ड आपसे पूछा जा सकता है पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, या आपसे पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या पूछा जा जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप इसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक लेक्चर डाले थे, लेकिन आज हम रिवाइज के तौर पे एक का एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए आयरन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो क्या लिखेंगे? आर्गन तक क्या होगा? 18। आर्गन के बाद क्या होगा आपका? 3d6 4s2। फिर क्या आएगा इसके बाद? 4p0 एंड 4d0। यहाँ पे आपको बनाना है। अगर यहाँ के 3d की बात करें तो इसे आप क्या बोलेंगे? इनर डी ऑर्बिटल बोलेंगे। और 4d को क्या बोलेंगे आप? आउटर डी ऑर्बिटल बोलेंगे। अगर यहीं पे कह दिया जाए कि आयरन 2+ का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो आयरन 2+ में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिमूव हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? पहले S से जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा? D से। तो कितने पॉजिटिव चार्ज दिए गए हैं? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। तो 2 कहाँ से जाएंगे? S। अगर यहाँ पे आयरन 3+ दिया होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 जाएगा S से और 1 जाएगा D से। अगर यहाँ पे दिया गया आयरन 2+, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर्गन 3d6 4s0 4p0 4d0। यदि आपके पेपर में दिया गया आयरन 3+, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 जाएगा S से और 1 जाएगा D से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गन 3d5 4s0 4p0 एंड 4d0। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया गया था, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। इसे क्या बोलेंगे? इनर बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? आउटर डी ऑर्बिटल बोलेंगे। आज समझ में आ रहे? तो चलिए हम बात करते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या उन्होंने बताया, उनकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में और प्रॉब्लम के बारे में। पहले हम इनके एक एक पॉइंट को नोट करिए। पहला पॉइंट नोट करिए यहाँ पे, दिस थ्योरी was developed by Linus Pauling। आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कौन डेवलप किया? तो आप क्या बताएंगे? लिनियस पॉलिंग। सेकेंड, दिस theory explain about metal ligands
बॉन्ड। मीन्स ये थ्योरी हमारा मेटल लाइगेंड्स बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है। अगला पॉइंट नोट करिए, दिस थ्योरी explain geometry and magnetic प्रॉपर्टी। कहने का मतलब कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें, अभी सिर्फ एग्जांपल के बारे में बात करें, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये हमारा एक्सप्लेन हुआ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपसे कहा जाए NiCO4, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है, तो अगर कहा जाए NiCO4 की अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इसकी जो ज्योमेट्री आएगी कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल आएगा। और अगर कहा जाए कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, तो हमारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। सेकेंड अगर एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पे NiCN4 2-, पहले यहाँ की बात करें, NiCO4 दिया गया, अगर पूछा गया इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा। डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक होगा। अगर कहा जाए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हमारा क्या होगा, sp3। ये सब किसके थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे सेकंड कहा जाए NiCN4 2-, इसकी ज्योमेट्री बतानी है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर होगा। डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ये हमारा होगा डायामैग्नेटिक। अगर हम बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2 होगा। ये सब किसके थ्रू एक्सप्लेन किए गए थे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी आगे हम बताएंगे कैसे आप इसको डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या क्या एक्सप्लेन किया। जैसे अगला एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे हम COF6 3-, ये यहाँ पे दिया गया। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सबसे पहले क्या बताया, मेटल लिगेंड्स के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अगर हम बात करें इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगा। डायामैग्नेटिक नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक, ये हमारा किस नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। ये सब इसके अकॉर्डिंग प्रूव किए गए थे, अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी आपको ये सब निकालना नहीं आ रहा है, आगे से एक्सप्लेन करेंगे कैसे निकाला जाता है। सिर्फ अभी हम बात करें उन्होंने क्या क्या चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अगला पॉइंट नोट करिए, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed by the overlapping of completely filled orbital of
ligands and vacant hybridized orbital of metal एटम ऑब्लिक आयन। अब यहाँ पे समझिए, इन्होंने बताया जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किनके बीच बनेगा, मेटल के बीच बनेगा, और दूसरा क्या होगा, लिगेंड्स होगा। लेकिन मेटल के पास क्या होगा, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और लिगेंड्स के पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल होगा उनके पास कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, या तो हमारे उसके पास एस ऑर्बिटल होगा, पी ऑर्बिटल होगा और डी ऑर्बिटल होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि मेटल लिगेंड्स के बीच एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा, जब मेटल के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, और लिगेंड्स के पास क्या हो, लोन पेयर। कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी होगा। तो जब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इनके पास लोन पेयर होगा, तो इसमें ओवरलैपिंग होगा, और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। जितने ऑर्बिटल होंगे उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अगला पॉइंट नोट करिए, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस makes available number of empty S, P and D orbital to its coordination नंबर। मीन्स सेंट्रल मेटल आइटम या आयंस के पास उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे जितना उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए NiCO4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मेटल के पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, 4। कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, 4 ऑर्बिटल। कौन कौन से होंगे, एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कहा जाए CONH3 का होल 6 Cl3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कितने ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे, 6 ऑर्बिटल। अगला एग्जांपल देखिए, COOX का होल थ्राइस Cl3। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ऑक्जिलेट हमारा क्या होता है, बाइडेंटेट। अगर बाइडेंटेट है तो टोटल कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बनेंगे, 6। बाइडेंटेट 2 × 3 इक्वल कितना होगा, 6। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे, 6 ऑर्बिटल यहाँ पे होंगे। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही मेटल के पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। और कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं, एस, पी, डी। और जितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वही ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइज होके नया ऑर्बिटल बनाते हैं। फिर से सुनना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही सेंट्रल मेटल एटम या आयंस के पास क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे। और वही एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होके हमारा नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड
ऑर्बिटल बोलते हैं। बात समझ में आ रही। ये जो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहाँ बनेगा sp। जैसे कहा जाए दो ऑर्बिटल, एक s और एक p, तो क्या बनेगा sp। एक s और दो p मिलके क्या बनाएगा sp2। एक s तीन p मिलके क्या बनाएगा sp3। एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा sp3d। इसे एक s ऑर्बिटल तीन p ऑर्बिटल टू d ऑर्बिटल मिलके क्या बनाएगा sp3d2। पास में यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिलके बन रहे हैं 4, तो क्या बनेगा sp3। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे 6, तो 6 में क्या बनेगा sp3d2। एक s तीन p और 2 आपके d। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहता है कि सेंट्रल मेटल एटम या आयंस के पास उतने ही इम्पैक्टी ऑर्बिटल होंगे जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे 4। कितने हैं यहाँ पे 6, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल होंगे 6। यहाँ पर ऑक्जिलेट हमारा बाइडेंटेट है तो 2 × 3 कितना होगा 6, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे 6। और जितने आपके इम्पैक्टी ऑर्बिटल होंगे वही हमारा हाइब्रिडाइज होकर नया ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अभी आपको आगे बताएंगे कैसे आप कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे पता करें डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, कैसे ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है sp3 है d2 sp3 हो गया क्या हो गया, आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उन्होंने क्या क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था। चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। यहाँ लिखा है वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइज टुगेदर to form equal number of hybrid ऑर्बिटल। बेटा 11th में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताए थे, वहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। यहाँ एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयंस हाइब्रिडाइज टुगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे कहा जाए कि सेंट्रल मेटल एटम के पास दो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, एक हमारा s है और एक हमारा क्या है p है। s और p दोनों की एनर्जी क्या होगी अनइक्वल होगी, दोनों क्या होंगे मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होने के बाद इनके बीच एनर्जी क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और हमारा जो नया ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी क्या होती है इक्वल हो जाएगी। तो s और p दोनों की एनर्जी इक्वल नहीं है, दोनों क्या होगा मिक्सिंग होगा। मिक्सिंग होने के बाद इन दोनों के बीच एनर्जी को क्या होगा ट्रांसफ़र होगा, और दोनों की एनर्जी क्या होगी इक्वल। जैसे अगर बात करें आप ठंडे पानी में आप गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो गर्म पानी होगा ठंडे की तरफ जाएगा, ठंडा किधर जाएगा गर्म की तरफ। एक समय ऐसा कंडीशन आएगा कि उनके बीच की एनर्जी क्या होती है इक्वल हो जाएगी। इसी तरह एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों इक्वल हो क्या बनाएंगे, एक s और एक क्या बनेगा p। बात समझ में आ रही। इसे एक s ऑर्बिटल है और p के कितने ऑर्बिटल आपने लिए दो, एक s ऑर्बिटल और दो किसके लिए p। इनके बीच क्या होगा मिक्सिंग होगा, और जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे क्या बोलेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक s और दो p टोटल कितने बनेंगे तीन, एक s और दो p, तो क्या बन गया sp2। बात समझ में आ रही। आगे हम बात करते हैं।
चलिए जैसे हम बात करें कि एक एस ऑर्बिटल लिया गया है और 3 पी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और 3 किसके लिए पी। पी में कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी। ये हमारा एस, दोनों की एनर्जी क्या होगी, अनइक्वल होगी। ये क्या होंगे, मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होने के बाद एनर्जी क्या होगा, री डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4, 1 2 3 4। एक हमारा एस होगा और 3 हमारे क्या होंगे, पी। तो क्या बना, एस पी 3। बात समझ में आ रही। तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। अभी एग्जांपल की बात करें, दिया गया है यहाँ पे NiCl4 2-। सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम बात करें निकिल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगा, निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्या आएगा, +2 आएगा। मीन्स निकिल पे कितना चार्ज आएगा, +2। अगर निकिल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो निकिल का एटॉमिक नंबर होगा 28। अगर 28 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d8 4s2 4p0 एंड 4d0। यहाँ पे समझना बच्चों, एक एक पॉइंट को समझना। ये निकिल है, निकिल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, आर्गन तक आपको होता है 18। यहाँ पे 18 होगा, मतलब 1s2 2s2। अगर आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 4 6 18। ये हुआ हमारा, काउंट करिए, 2 4 10 और कितना आ रहा है, 18। तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 न लिख के आप सीधे क्या लिख देते हैं, आर्गन। बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे न लिखने बजाय आप क्या लिखते हैं, आर्गन। 18 हो गया, 19 20 के बाद 8 आपने ऐड किया, क्या होगा, 28। अब हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलता है, एस से, फिर कहाँ से निकलेगा, डी से। बात समझ में आ रही। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। बना लीजिए, 1 2 3 4 5। ये होगा हमारा 3D। एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। ये होगा हमारा 4s। और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ये होगा हमारा 4p और ये हमारा क्या होगा, 4d। कितने ऑर्बिटल, 5। चलिए अब यहाँ पे दिया गया NiCl4 2-। तो जब आपने निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कितना है, +2। मतलब निकिल पे कितना चार्ज आया, +2। और +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना के क्या होंगे, कम होंगे। कहाँ से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एस से। तो अगर निकिल 2+ की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है। अभी सिर्फ हम थ्योरी की बात करें, आपके एग्ज़ाम में थ्योरी एकदम नहीं पूछा जाता है, लेकिन थ्योरी थोड़ा आपको पता है। आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछा जाएगा NiCl4 क्या है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, या आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, या इसकी ज्योमेट्री बताइए। सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो यहाँ पे निकिल है, तो निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d8 4s0 4p0 एंड 4d0। अब 3d8 की बात करें तो डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। एस में कितने ऑर्बिटल होंगे, 1। पी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। और डी में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। 1 2 3 5। ये हमारा होगा 3d8। ये होगा 4s0। ये होगा 4p0। ये हमारा होगा 4d0। पहले यहाँ समझो बच्चों, यहाँ पे दिया गया 3d8।
8 मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो आप भर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने थे 2, पी में 0, डी में 0। अब यहाँ निकेल 2+ की बात कर रहे हैं, तो निकेल 2+ की बात करें 3D8 4S0 4P0 एंड 4D0। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने हैं 0, पी में कितने हैं 0 और डी में कितने हैं 0। अब यहाँ पे समझना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम ये कहता है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही मेटल के पास क्या होगा वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और वही वैकेंट ऑर्बिटल हमारा क्या होगा हाइब्रिडाइज होकर नया ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ पे निकेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4। अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 4, और वही वैकेंट ऑर्बिटल हमारे क्या होंगे हाइब्रिडाइज होंगे, और हाइब्रिडाइज होकर हमारा नया ऑर्बिटल बनाएंगे। तो बात करें क्या यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, 3D में कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल नहीं। एस में है एक वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ से लेंगे और 3 कहाँ से लेंगे पी से, टोटल 4 चाहिए। एक आपने एस से लिया और 3 पी, मतलब एक हमारा एस ऑर्बिटल और 3 क्या होंगे पी ऑर्बिटल। इनमें क्या होगा मिक्सिंग होगा, और मिक्सिंग होने के बाद कितने टोटल ऑर्बिटल बनेंगे 4, 1 2 3 4। एक एस आपने लिया, क्योंकि देखिए पहले एस लेंगे फिर पी लेंगे फिर डी लेंगे, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमें सिर्फ कितने चाहिए 4। तो एक आपका एस हो गया और 3 आपके पी हो गए, एक आपका एस 3 पी, इसमें मिक्सिंग होगा। अब मिक्सिंग होने के बाद क्या बना sp3 बना। बात समझ में आ रही है हाँ? तो ये हुआ हमारा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सारे एक्सप्लेनेशन हो गए। चलिए आगे हम बात करते हैं, सिंपल सा और एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम बात करें NiCl4 की बात करें तो क्या आएगा यहाँ पे sp3 आएगा। अगर sp3 आ रहा है तो क्या होगा हमारा टेट्राहेड्रल होगा, और ये सब चीज़ें आगे में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा sp3 हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देखिए, ये हुआ पेयर्ड है, यही पेयर्ड यही पेयर्ड, ये हमारा क्या अनपेयर्ड। यदि अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा पैरा मैग्नेटिक। आगे हम बात करेंगे।